स्टार्ट। रेवड़ी संस्कृति को लेकर चिंता जताए जाने के बाद भी राजनीतिक दल किस तरह इस संस्कृति को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, इसका ताज़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने के साथ 100 यूनिट तक मुफ्त एवं 200 यूनिट तक आधे मूल्य पर बिजली देने का भी वादा किया गया है। अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र की संज्ञा देने वाली कांग्रेस का एक वादा यह भी है कि वह किसानों का बकाया बिजली बिल माफ कर देगी। कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा करने के साथ यह भी कहा है कि वह आईपीएल की टीम भी बनाने की कोशिश करेगी। यह अपनी तरह का नया और अनोखा वादा है। लोक लुभावन घोषणाएं करते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ ने यह भी कहा है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने खजाना खाली कर दिया है और इस समय राज्य के हर व्यक्ति पर 50,000 रुपये का कर्ज है। प्रश्न यह है कि यदि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी है तो फिर कांग्रेस अपने लोक लुभावन वादों को पूरा कैसे करेगी। वास्तव में कोई भी दल इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस मध्य प्रदेश की तरह तेलंगाना में भी लोक लुभावन वादे करने की तैयारी में है। तेलंगाना कांग्रेस छात्रों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने और विवाह के समय युवतियों को 1,00,000 रुपये के साथ 10 ग्राम सोना देने पर भी विचार कर रही है। यह बात और है कि उसके नेता यह भी कह रहे कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से बात करके तय किया जाएगा कि छात्रों को यह सुविधा कैसे दी जाए। साफ है कि बिना सोचे समझे घोषणाएं की जा रही हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के पहले तेलंगाना से सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और उसमें भी कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। दिलचस्प यह है कि जहां कांग्रेस ने बीआरएस के घोषणा पत्र को रद्दी का टुकड़ा बताया है, वहीं बीआरएस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह कर्नाटक की जनता से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। विधानसभा चुनाव वाले अन्य राज्यों में भी राजनीतिक दल लोक लुभावन वादे करें तो हैरानी नहीं, क्योंकि जब एक दल रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देता है तो दूसरे दल भी ऐसा करने को विवश हो जाते हैं। ऐसा करते समय वे अपने वादों को तो तार्किक बताते हैं, लेकिन विरोधी दलों के वादों को झूठ का पुलिंदा करार देते हैं। अब जब यह साफ है कि राजनीतिक दल रेवड़ी संस्कृति से बाज आने वाले नहीं, तब फिर चुनाव आयोग को ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे कोई भी दल जन कल्याण के नाम पर आर्थिक नियमों से खिलवाड़ करने वाली घोषणाएं ना कर सके।
भावनाएं मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिस व्यक्ति के भीतर जिस प्रकार भावनाएं आकार लेंगी, उसका व्यक्तित्व भी उसी अनुरूप विकसित होता जाता है। भावनाएं वास्तव में हमें आंतरिक संदेश देती हैं कि हम जिस स्थिति में हैं या हम जो कर रहे हैं वह हमारे विश्वास, हमारी मान्यताओं और हमारी इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप है या नहीं। एक प्रकार से भावनाएं अंतरात्मा की आवाज़ की ही अभिव्यक्ति हैं। हमारे सभी क्रियाकलाप भावनाओं से ही तो संचालित होते हैं। हम अच्छी भावनाएं महसूस करते हैं तो वे कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं जिनमें हम पारंगत नहीं होते। वही नकारात्मक भावनाओं के वशीभूत होकर वह कार्य भी पूर्ण नहीं कर पाते जिसमें हमें महारत हासिल होती है। भावनाएं हमें आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और क्रियात्मक तौर पर प्रभावित करती हैं। यदि हम सकारात्मक भावनाओं से ओतप्रोत हैं तो लाभ में रहेंगे। यदि हम नकारात्मक भावनाओं के नियंत्रण में हैं तो हमें क्षति उठानी पड़ेगी। ऐसे में अपने भावों को इस प्रकार रखना ही उचित होता है कि उनसे अच्छी भावनाएं प्रस्फुटित हों। इसमें अतीत के अनुभव प्रभावी सिद्ध होते हैं। इससे हम वस्तु स्थिति के बेहतर आकलन में सक्षम हो सकते हैं। अपनी भावनाओं को संतुलित और नियंत्रित रखना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। बुरी भावनाओं से निपटने का सबसे आसान उपाय है कि उन्हें समझना, न कि उन्हें नकारना या उनके साथ बह जाना। सबसे पहले हम स्वयं से यह पूछें कि हम जो भावना महसूस कर रहे हैं वह क्या है, कैसी महसूस हो रही है और वह हमें क्या बताना चाहती है। उसकी प्रकृति और स्वरूप को समझकर हमें उसके साथ अपनी ताल मिलानी चाहिए। स्मरण रहे कि कई बार भावनाओं के अतिरेक में बहकर हम अपना अहित कर बैठते हैं। इसलिए भावनाओं के प्रवाह की थाह लेकर ही आगे की कोई राह चुनना समझदारी है। स्टॉप।